नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे ऑप्टिक्स से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं दर्पण की। देखो दोस्तों, दर्पण की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा कि अपन दर्पण कहेंगे किसे। तो कांच के किसी एक पृष्ठ को, यदि आपके पास कोई कांच है और कांच के एक पृष्ठ पर यदि पॉलिश कर दी जाए, क्या कर दी जाए दोस्तों, पॉलिश कर दी जाए, तो वह किसकी भांति कार्य करता है, वह दर्पण की भांति कार्य करता है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण किसे कहेंगे, जब किसी कांच के एक पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण की भांति क्या करता है, कार्य करता है। अब जो ये दर्पण होता है, इसके ऊपर अपन ने जो पॉलिश कर दी है, ये पॉलिश या तो अपन करेंगे एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम इसकी पॉलिश कर सकते हैं, या फिर अपन कहे चांदी, सिल्वर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, इनकी पॉलिश अपन कर सकते हैं और इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, दर्पण बोलते हैं। आगे अपन बात करें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण के प्रकार। और ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार कौन कौन से होंगे, एक आपके पास आता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक आपके पास आता है गोलीय दर्पण। एक आपके पास कौन सा आ जाएगा, गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। बात करते हैं अपन सबसे पहले समतल दर्पण की, समतल दर्पण की। जैसा कि अपने को नाम में प्रतीत हो रहा है कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका नीचे का जो पृष्ठ है वो कैसा हो, समतल हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अपन कौन सा दर्पण बोलते हैं दोस्तों, समतल दर्पण बोलते हैं। इस समतल दर्पण के कुछ नियम होते हैं, इस समतल दर्पण के कुछ नियम होते हैं और इन्हीं नियमों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं आपके पास पहले नियम की, कि समतल दर्पण में, जैसे आपके पास ये एक समतल दर्पण है और इसके एक भाग पर अपन क्या कर दिए, पॉलिश कर देते हैं, और यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है आपके पास राम, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, राम। और जैसे ही अपन इसका प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं तो ये आपको इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे आपके पास ये जो शब्द है, ये इसमें इधर वाला पार्ट है, वो इसका क्या कहलाएगा, बायां पार्ट, बायां भाग, बायां भाग। और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, दायां। और यदि अपन प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब में बायां तो क्या हो जाएगा, ये, और दायां क्या हो जाएगा, ये। तो देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या बन जाता है कि किसी भी वस्तु का बायां भाग उसका दायां भाग तथा दायां भाग उसका बायां भाग बन जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, बायां भाग आपको दिया हुआ है ये वाला अक्षर, और ये वाला अक्षर इस प्रतिबिंब में क्या बन जाता है दोस्तों, दायां भाग बन जाता है। अर्थात पहला नियम समतल दर्पण का पहला नियम क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग तथा किसी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग कहलाता है। ये इसका पहला नियम कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। दूसरे नियम की यदि मैं बात करूं कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना होता है तो दोस्तों उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए,
तो दोस्तों उस दर्पण की लंबाई, उस दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई की आधी जरूर होनी चाहिए। व्यक्ति की या अपन कहे वस्तु की लंबाई की, व्यक्ति की लंबाई का आधा। और ये भी एग्जाम रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 5 मीटर है तो बताइए उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे दर्पण की लंबाई कितनी होती है, आधी होती है। इसलिए आप बताइए दोस्तों इस दर्पण को कितना लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा 2.5 मीटर। कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, 2.5 मीटर। तो समतल दर्पण का दूसरा नियम यह होता है कि यदि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो उस दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यह समतल दर्पण का दूसरा नियम कहलाता है। तीसरे नियम की यदि मैं बात करूं तो अपन ने परावर्तन के नियम में क्या पढ़ा है दोस्तों, अपन ने परावर्तन के नियम में यह पढ़ा है कि ये तो एक आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। इसको नामांकित कर देते हैं। जैसे ये तो आपके पास आ गई क्या, आपतित किरण, ये आपके पास आ जाती है परावर्तित किरण, और ये आपके पास आ जाता है अभिलंब। आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर के चली जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये कोण बनता है इसे अपन आपतन कोण बोलते हैं, और यहाँ पे जो कोण बोलता है इसे अपन परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसका समतल दर्पण का तीसरा नियम क्या कहलाएगा, समतल दर्पण का तीसरा नियम यह कहलाता है कि यदि इस आपतित किरण को नियत रखते हुए, इसका मतलब है आपतित किरण में कोई फेरबदल नहीं करना है, इस आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि इस दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए, यदि इस आपतित किरण को नियत रखते हुए इस दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए, जैसे अब की बार इस दर्पण को अपन थीटा डिग्री कोण पर घुमा दे इस प्रकार से, ये वाला कोण क्या बन जाता है, थीटा वाला डिग्री बन जाता है। तो बताइए इसके परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यदि इस आपतित किरण को नियत रखते हुए इस दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है तो इसकी परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री परिवर्तित हो जाती है। आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण के मान में कितना परिवर्तन कर रहे हैं अपन दोस्तों, थीटा डिग्री मान परिवर्तन कर रहे हैं, और थीटा डिग्री परिवर्तन करने के साथ ही परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, ये घूम जाती है दोस्तों 2 थीटा डिग्री। क्यों घूम जाती है, क्योंकि थीटा डिग्री तो ये दर्पण का मान परिवर्तित हो जाता है और इसके आगे थीटा डिग्री मान इसके परावर्तन में और ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, और इस कारण से टोटल परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। समतल दर्पण के अपन चौथे नियम की यदि बात करें तो समतल दर्पण के चौथे नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दर्पण की ओर देखकर v वेग से गति करता है, यह दर्पण है आपके पास, और यदि कोई व्यक्ति इस दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है तो इसका आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो इस दर्पण में इसे 2v वेग अर्थात अपन कह सकते हैं 2 गुना, क्या कह सकते हैं दोस्तों, 2 गुना वेग से आता हुआ दिखाई देता है, या अपन कहे 2v वेग दुगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से ये समतल दर्पण के 4 नियम है जिनमें लगभग बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला नियम इसका है कि किसी वस्तु का बायां भाग उसके प्रतिबिंब का दायां भाग तथा उस वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग कहलाता है। दूसरा नियम है यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी होती है तो उस दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति या उस वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए।
तीसरा नियम यह होता है कि यदि किसी आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि उस दर्पण के मान में थीटा डिग्री कोण पर परिवर्तन कर दिया जाए तो परावर्तित जो किरण होती है वो 2 थीटा डिग्री अर्थात दोगुनी कोण के मान से परावर्तित हो जाती है। चौथा बिंदु आता है कि यदि कोई व्यक्ति v वेग से किसी दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है वो 2v वेग अर्थात दोगुने वेग से प्रतीत होता है या अपन कहे 2v वेग से दिखाई देता है। ये होते हैं आपके पास समतल दर्पण के नियम। आगे आता है इसी में 5वां बिंदु, दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, यदि किसी दर्पण में आपको प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है तो इसकी विभिन्न स्थितियां बनती है। जैसे यदि मैं इस पहली स्थिति की मैं बात करूं कि कोई दो दर्पण है जो एक दूसरे से इस थीटा डिग्री कोण के मान पर रखे जाते हैं। अब ये जो थीटा डिग्री कोण का मान है इसकी पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि आपके पास 360 बटे थीटा इसका मान क्या प्राप्त हो, एक सम संख्या प्राप्त हो, एक सम संख्या प्राप्त हो तो प्रतिबिंब की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 360 बटे थीटा माइनस 1। यदि मैं इसके एक उदाहरण की बात करूं, जैसे यदि आपके पास दो दर्पण है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दो दर्पण हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, 360 बटे 90। इसका मतलब आपके पास मान कितना आ गया, 4। लेकिन 4 एक कैसी संख्या होती है दोस्तों, सम संख्या होती है। और यदि इसका मान 360 बटे थीटा का मान एक सम संख्या प्राप्त हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, 360 बटे थीटा में से एक कम, अर्थात प्रतिबिंब आपके पास कितने बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या बन जाएगी 4 माइनस 1 अर्थात 3। कितने बन जाएगी दोस्तों, 4 माइनस 1 बराबर 3। लेकिन यदि इसी 360 बटे थीटा इसका मान क्या आ जाए, एक विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, एक विषम संख्या आ जाए, तो प्रतिबिंब की संख्या वही होगी जो आपके पास विषम संख्या आ रही है। अर्थात इस प्रकार का मान 360 बटे थीटा एक विषम संख्या प्राप्त हो जाती है तो प्रतिबिंब आपके पास क्या बन जाएंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी खुद 360 बटे थीटा का मान। जैसे यदि अपन एक अगले उदाहरण की बात करूं, यदि आपके पास दो दर्पण है और वो दोनों दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री कोण के मान पर झुके हुए हैं, दो दर्पण हैं और वो दोनों दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के मान पर झुके हुए हैं, तो आपके पास मान आ जाएगा यहाँ पे 360 बटे 40 और मान कितना आ गया, 9। मान कितना आ गया दोस्तों, 9। और ये 9 जो है वो एक प्रकार की क्या है, विषम संख्या होती है। 9 एक प्रकार की कौन सी संख्या होती है दोस्तों, विषम संख्या होती है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 360 बटे थीटा का मान यदि एक विषम संख्या प्राप्त हो तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, खुद 360 बटे थीटा का मान हो जाएगा। अर्थात प्रतिबिंब की यदि मैं बात करूं तो इसमें प्रतिबिंब कितने बन जाएंगे, इसमें प्रतिबिंब बन जाएंगे कुल 9। तीसरा, यदि मैं एक और उदाहरण की बात करूं कि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर है,
दो दर्पण एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जैसे यदि मैं बात करूं, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये रखा हुआ है और वस्तु यहां पे है, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों जो दर्पण है वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, अर्थात अपन क्या कहेंगे कि आपके पास थीटा का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 0 डिग्री आ रहा है। और 0 डिग्री आने के साथ में इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बन जाएगी, तो प्रतिबिंब की जो संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 360/0 अर्थात अनंत। और अपन एक सैलून वाले की दुकान में देखते हैं कि दोनों दीवारों के ऊपर जो दर्पण लगे हुए होते हैं उसके बीच में यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके लगातार प्रतिबिंब कई दूर तक दिखाई देते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। इस प्रकार से किसी भी समतल दर्पण में यदि आपको प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी होती है तो इस प्रकार का नियम लगा करके अपन उन दोनों दर्पणों के बीच में स्थित प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है दोस्तों, अनंत होता है। ये आपको ध्यान देना है। क्यों होती है, क्योंकि फोकस दूरी का जो संबंध होता है वो आता है आपके पास F बराबर R/2, F बराबर R/2, अर्थात यहां पे जो F मान होता है वो होता है फोकस दूरी का। किसका मान होता है दोस्तों, फोकस दूरी का। और यहाँ पे R जो मान होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या का। और अपन सब जानते हैं कि त्रिज्या मान किसमें होती है, त्रिज्या का मान केवल और केवल आता है वृत्त में, दीर्घवृत्त में, अतिपरवलय में, इस प्रकार से। और अपन पढ़ रहे हैं क्या, समतल दर्पण। और समतल दर्पण जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, इसकी किसी प्रकार की कोई त्रिज्या का मान नहीं रहता है। और इसी कारण से इस समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, अनंत हो जाएगी। अर्थात आपके पास प्रश्न आ जाए समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर क्या करना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। आगे यदि अपन बात करें, दूसरा आपके पास दर्पण कौन सा था, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, और इसमें भी आपको नाम में दिया हुआ है कि यहां पे किसी गोले का एक कटा हुआ भाग, जैसे यदि मैं बात करूं कि आपके पास सबसे पहले ये गोला था और इस गोले को अपन यहां से काट लेते हैं, तो आपके पास ये स्थिति क्या बन गई, इस प्रकार की बन जाती है। तो किसी गोले के कटे हुए भाग पर, ये गोला है, इसका कटा हुआ भाग ये है, किसी गोले के कटे हुए भाग के यदि एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो वह किसकी भांति कार्य करता है दोस्तों, गोलीय दर्पण की भांति कार्य करता है। अब जो इस गोलीय दर्पण पर अपन पॉलिश करेंगे वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अपन क्या करें, इसके अंदर की भाग पर, अर्थात दसे हुए भाग पर अपन पॉलिश करें तो प्रकाश की किरण किधर से आएगी, इधर से आएगी। और एक अपन बात करें कि इसके ऊपर जो पॉलिश कर दी जाए वो अंदर वाले पार्ट पर नहीं करके कहां पे कर दे, अपन बाहर वाले पार्ट पे कर दे, तो इसमें प्रकाश की किरण किधर से आएगी, इधर से आएगी। और इस आधार पर जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें उत्तल दर्पण, एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक तो कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। इस प्रकार से ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस उत्तल दर्पण की, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस उत्तल दर्पण की। तो देखिए दोस्तों, ये जो उत्तल दर्पण होता है
किसी गोलीय दर्पण के यदि अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाए, किसी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के यदि अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार के दर्पण को अपन कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अर्थात ये वाला दर्पण आपका कौन सा कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। और यहाँ पे जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ से टकराने के बाद में वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। जैसे इधर चली गई, इधर से प्रकाश की किरण आने वाली इधर चली गई। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद में अर्थात परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है? बाहर की ओर फैल जाती है। और इस कारण से इस उत्तल दर्पण को अपन एक नाम और दे सकते हैं जिसका नाम क्या है? अपसारी दर्पण। यहां पे जो शब्द आ रहा है अपसारी, अपसारी का मतलब होता है टकरा करके फैलना। और उत्तल दर्पण में ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो टकरा करके क्या हो जाती है? फैल जाती है। और इसी कारण से इस उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? अपसारी दर्पण। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी गोलीय दर्पण के यदि अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश कर दी जाती है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरी परिभाषा अपसारी दर्पण को लेकर के कि यदि किसी उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है। और इस कारण से इस उत्तल दर्पण को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं? अपसारी दर्पण। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, दोनों एक ही बात है। चाहे तो उत्तल दर्पण कह दो, चाहे तो अपसारी दर्पण कह दो। अब इसके विपरीत में बात करूं किसकी? अवतल दर्पण की। तो किसी गोलीय दर्पण का कटे हुए भाग के यदि बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए तो वो किसकी भांति कार्य करता है? अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि ये गोलीय दर्पण था आपके पास, इसके बाहर की ओर मैंने पॉलिश कर दी तो ये किसकी भांति कार्य कर रहा है? अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। और इसके ऊपर जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में ये क्या करता है? इसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जैसे इधर से प्रकाश की किरण ये गई और यहां से ये आ गई। अर्थात अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये सभी की सभी एक बिंदु पर मिलती है। अर्थात सभी प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? अभिसरित हो जाती है। और इस कारण से इस अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अभिसारी दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिसारी दर्पण। तो इस प्रकार से अपन जान चुके हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं बात करूं उत्तल दर्पण की कि किसी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के यदि अंदर की ओर पॉलिश कर दे तो इसे अपन उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण कहने के साथ ही ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। और फैलाने के कारण इसका नया नाम क्या हो जाता है? अपसारी दर्पण। दूसरी में बात करूं अवतल दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण के यदि बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इस पर जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये दर्पण प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। और केंद्रित कर देने के कारण इसका नया नाम क्या हो जाता है? अभिसारी दर्पण। आगे अपन बात करें दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं एक प्रकार के इस दर्पण की। ये आपके पास एक दर्पण है। ये दर्पण प्रारंभ में किसी एक गोले का भाग था। अपन मान लेते हैं कि वो गोला इस प्रकार से था। यदि प्रारंभ में ये एक गोला होगा तो अपन क्या कहेंगे कि गोले का कोई ना कोई केंद्र बिंदु भी होता है।
और मान लेते हैं कि ये आपके पास केंद्र बिंदु ये है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। ये केंद्र बिंदु हो गया, और इस वाली दूरी को यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो आपके पास क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अर्थात इस वाली दूरी को अपन क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। और अभी आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी का संबंध क्या होता है, F बराबर r/2। अर्थात इस r के मान का आधा, r का मान इतना है तो अपन कहेंगे कि इसका आधा मान कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये वाला मान किसका आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी का। ये वाला मान किसका आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी का। यहाँ पे जो ये रेखा आ रही है, अक्ष के समांतर जो रेखा आ रही है, इसे क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है दोस्तों, मुख्य अक्ष। और इस वाले बिंदु को बोला जाता है फोकस बिंदु। F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस बिंदु। और जो स्मॉल f आपको दिख रहा है, इसका मान हो जाएगा फोकस दूरी। C हो जाएगा केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु जिसे क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जो r मान है वो हो जाएगा त्रिज्या का मान, और इसको क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे जो ये बिंदु है इसे बोला जाता है ध्रुव। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो परिभाषा आती है, सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु आपके पास ये है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि ये आपको क्या दिखाई दे रही है, मुख्य अक्ष दिखाई दे रही है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो इस दर्पण के टकराएगी, और टकराने के बाद में जिस बिंदु से होकर के जाती है वो बिंदु ही क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है वह बिंदु ही क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं। जैसे अगली परिभाषा आ गई मुख्य अक्ष की। तो देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष और फोकस बिंदु की परिभाषा सेम है। पहले आपके पास जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, उसके बाद में फोकस बिंदु से होकर के गुजर गई। अब मैं यदि आपसे ऐसा कहूं कि मेरे पास प्रकाश की किरण जो जा रही है वो कहां से होते हुए जा रही है, फोकस बिंदु से होते हुए जा रही है, और फोकस बिंदु से होते हुए जाने के बाद वह क्या हो जाती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह जिस रेखा के समांतर हो जाती है वह रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तीसरी परिभाषा, फोकस दूरी। देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने फोकस दूरी लिखी है इस F को, अर्थात फोकस दूरी का मान है आपके पास ये। तो दूरी का मान क्या हो जाएगा, P में बोल रहा हूं किसको, ध्रुव को। यहां पे C क्या है, वक्रता केंद्र। तो नाम क्या हो जाएगा यहां पे, फोकस बिंदु और इस ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य जो दूरी होती है वो दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। और इसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या की मैं बात करूं तो दर्पण के केंद्र बिंदु और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो चौथी आपके पास क्या आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी परिभाषा,
वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है इसे अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र मैंने आपको बता रखा है कि ये गोलीय जो भाग है वो कटने से पहले क्या था? एक गोला था, और इस गोले का जो ये केंद्र बिंदु है वो खुद ही क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। मान लो कोई भी परिभाषा आपको इस प्रकार से पूछ ले कि बताइए निम्न में से सत्य कथन है, और आपको 4 परिभाषा दी हुई है, 3 तो है इसमें गलत और एक क्या है? सत्य। तो आपको पूछ सकता है कि निम्न में से सही कौन सी है। यदि आपके पास 3 तो आ जाए कौन सी? सत्य, और एक आ जाए असत्य, तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। आगे यदि अपन बात करें दर्पण के नियम, दर्पण या अपन कहे दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। तो देखिए दोस्तों, दर्पण के प्रतिबिंब के नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहले नियम की यदि मैं बात करूं तो परिभाषा में मैंने आपको बता दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से होकर के ही गुजरती है। तो पहला क्या हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह हमेशा फोकस बिंदु से होकर के ही गुजरती है। अर्थात पहले नियम की यदि अपन व्याख्या करें तो पहला नियम इसमें क्या हो जाएगा? ये आपके पास एक मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से आने के बाद में टकराती है, और ये वाला जो बिंदु है वो आपके पास कौन सा बिंदु कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाता है। दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अर्थात दूसरा नियम इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, जो किसमें से होकर के गुजरी है दोस्तों? फोकस बिंदु से होकर के, और परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें पहले मुख्य अक्ष से आ रही है, उसके बाद फोकस से होकर के गुजर रही है। इसमें पहले फोकस बिंदु से गुजरती है और गुजरने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और तीसरा नियम आता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए वापस अपने ही मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए वापस अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। इस प्रकार से ये इसके कितने नियम होते हैं दोस्तों? 3 नियम होते हैं। अब इन नियमों से संबंधित है दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रतिबिंब निर्माण। देखिए दोस्तों, इस प्रतिबिंब निर्माण में आपको अनेक स्थितियां देखने को मिलेगी। जैसे यदि मैं बात करूं कि ये आपको दिया हुआ है एक अवतल दर्पण, ये इसका होता है ध्रुव बिंदु, ये है इसका फोकस बिंदु, ये है इसका वक्रता केंद्र। तो देखिए दोस्तों, इसमें जिस प्रकार से अपन वस्तु को रखते हैं उसी प्रकार से इसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि इस वक्रता केंद्र के इधर जितनी भी स्थिति है वो क्या है? अनंत है। क्या है दोस्तों? अनंत है। तो हो सकता है वस्तु इस अनंत वाली स्थिति पे हो
हो सकता है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में हो सकता है वस्तु वक्रता केंद्र पे हो सकता है वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में और हो सकता है वस्तु खुद फोकस बिंदु पे होती हो। तो अपन पहले बात कर रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से किसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण है उसकी विभिन्न स्थितियां, जैसे पहली स्थिति है यहां पर वस्तु की स्थिति, इसके बाद में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्ट पूछेगा कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखी हुई है तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और आपको सब कुछ अपने आप आने लग जाएगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि मेरे पास जो वस्तु है वो कहां पर है? अनंत पर है। कहां पर है दोस्तों? अनंत पर। तो देखिए दोस्तों, आपको केवल और केवल इस चित्र को देखना है। अनंत पर कोई वस्तु होती है तो आपको एक तो ये वाला पार्ट ध्यान में रखना है और एक ये वाला पार्ट। आपको इस साइड से तो आगे की ओर बढ़ना है और इस साइड से पीछे की ओर बढ़ना है। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहां पर बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। कहां पर बनता है दोस्तों? फोकस बिंदु पर। अर्थात जब कोई वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब किस पे बनेगा? फोकस बिंदु पे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा? फोकस बिंदु पर। उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो तारे जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अपन कह सकते हैं कि अपने से अनंत दूरी पर हैं और अनंत दूरी पर होने के साथ ही अपने को एक बिल्कुल बिंदु नुमा अर्थात बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अर्थात जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब आपको कैसा दिखता है? प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है बहुत छोटा। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? बहुत छोटा। जैसे सिंपल सी अपन बात करें एक तारे की तो अनंत दूरी पर होने के साथ में वो कैसा दिखाई देता है आपको? बहुत छोटा दिखाई देता है। दूसरी यदि मैं बात करूं, अपन वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। वस्तु आ गई आपके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अर्थात अनंत व सी के बीच। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जैसे ही वस्तु अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं प्रतिबिंब भी पीछे की ओर बढ़ने लगता है। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां पे था? एफ पे था। अब मैं बात कर रहा हूं कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो गई तो प्रतिबिंब भी कहां पे हो जाएगा? सी और एफ के बीच में, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, अर्थात सी व एफ के बीच। और ये होता है कैसा? छोटा। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। इस वाले की मैं बात करूं तो बहुत छोटा था, लेकिन अब वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अपन और आगे बढ़ाते हैं, अर्थात जब वस्तु खुद सी पर ही हो तो इधर से भी अपन प्रतिबिंब को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो अब की बार प्रतिबिंब भी कहां पे आ जाएगा? सी पर ही आ जाएगा। अर्थात तीसरी स्थिति बनती है कि जब वस्तु सी पर ही हो तो प्रतिबिंब भी किस पर बनेगा? सी पर बनेगा। और दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या बनता है? बिल्कुल बराबर बनता है, समान बनता है। चौथी स्थिति आती है जब वस्तु इन दोनों के बीच में आ जाए, अर्थात अब की बार यदि मैं बात करूं चौथी स्थिति की, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो तो पीछे की ओर प्रतिबिंब को और बढ़ा देंगे। प्रतिबिंब कहां पे आ जाएगा? सी व अनंत के मध्य। और कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? बड़ा। और यदि अगली स्थिति की मैं बात करूं, जब वस्तु
फोकस बिंदु पे हो तो प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा, अनंत बिंदु पर। अर्थात जब वस्तु फोकस बिंदु पे हो तो किसका बनेगा, अनंत पे, और अनंत का मतलब आपके पास बन जाएगा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे दो स्थितियां आप आराम से याद कर सकते हो। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ पे, जब वस्तु एफ पे हो तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे, अर्थात एक दूसरे का जस्ट विपरीत। इसी प्रकार से जब वस्तु अनंत व सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, सी व एफ के बीच में। इसी प्रकार जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा, सी व अनंत के बीच में। और जब वस्तु खुद सी पर ही होती है अर्थात वक्रता केंद्र पर ही होती है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के कैसा बनता है, बराबर बनता है। इस प्रकार ये आपके पास आती है प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति। अब आपको दोस्तों एक चीज ध्यान में ये रखना है कि यदि अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, सीधे, अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं आपके पास उल्टे और वास्तविक, उल्टे और वास्तविक। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण के जो जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा आपको वास्तव में मिलते हुए दिखाई देंगे, प्रतीत नहीं होंगे, वास्तव में मिलेंगे। और कैसे होंगे, उल्टे होंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं उत्तल दर्पण की तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे और काल्पनिक, या अपन इसी का नाम कह सकते हैं आभासी। क्या कह सकते हैं दोस्तों, आभासी। लेकिन इस अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी आती है, इस अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी आती है जो एक इंपॉर्टेंट स्थिति है, छठवीं स्थिति, कि जब वस्तु फोकस बिंदु और इस दर्पण के ध्रुव के मध्य हो, अर्थात जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य हो, तो देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे हैं इस स्थिति की। ये आपके पास फोकस बिंदु है और ये आपके पास ध्रुव बिंदु है। मैंने पहला नियम आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच की स्थिति को, अर्थात तो वस्तु आपके पास फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच है। मैंने आपको प्रतिबिंब से संबंधित पहला नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाती है। और एक नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर वापस आ जाएगी। अर्थात वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है और गुजरने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद में यहां से टकराएगी और वापस अपने ही मार्ग पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और जब इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये आपको यहां पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, और इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तव में नहीं मिलकर के, जैसे बात करूं मैं, ये आपके पास वस्तु थी ए बी और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। लेकिन अपन देखते हैं कि विपरीत ओर बढ़ाते हैं तो ये मिलती नहीं है, लगातार बढ़ती ही जाती है। लेकिन इसको दर्पण के पीछे की ओर अपन बढ़ाते हैं तो ये यहां पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और इस कारण से ये जो स्थिति है इसकी इंपॉर्टेंट स्थिति है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य होती है,
इसके साथ भी ये वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनता है। साथ में कैसा बनता है, आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा, अर्थात तो वस्तु इतनी थी और ये स्थिति बन जाएगी इस वस्तु से बड़े की, अर्थात जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य हो तो इसका प्रतिबिंब आवर्धित बनता है तथा सीधा और आभासी बनता है। इस प्रकार से आपके प्रतिबिंब के निर्माण और प्रतिबिंब की स्थिति से संबंधित ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में अपन बात करेंगे दर्पण समीकरण की और इसी से मिलते जुलते कई टॉपिकों की। तब तक के लिए धन्यवाद।